हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र पर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, पहले ये हम जानते हैं। नेशनलिज्म मतलब होता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंग, ठीक है। मतलब लोगों में एकता की भावना, सिटीजन्स में एकता की भावना, एकता की भावना, ठीक है, इसी को कहते हैं नेशनलिज्म। तो अब हम देखेंगे कि इंडियंस में नेशनलिज्म कैसे उत्पन्न हुआ, नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न कैसे हुई। ठीक है, पहली बात, जो एजुकेशन पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो बहुत ही टिपिकल थी। ठीक है, उन्होंने केवल इंग्लिश पर ही फोकस किया, केवल इंग्लिश पर फोकस किया और बाकी सारे लैंग्वेज को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो ये कारण रहा लोगों में नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होने में। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है, तो इंडियन चाहते थे कि हमारी मातृभूमि, मातृभाषा की ही मतलब चले, लेकिन वो अंग्रेजी चलाना चाहते थे। ठीक है, दूसरी बात, रेलवे। रेलवे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिज्म की भावना को उत्पन्न करने के लिए इंडियंस में। ठीक है, जो रेलवे था वो दो भागों में बटा हुआ था, जैसे कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। जो फर्स्ट क्लास के लोग थे उसमें केवल अंग्रेज ही लाओ थे बैठने के लिए, फर्स्ट क्लास की बोगी में केवल अंग्रेज थे, लेकिन उसमें कोई भी इंडियंस नहीं बैठ सकता था। तो लोगों में ये भावना उत्पन्न होने लगी एलिनेशन की जो भावना उत्पन्न होने लगी, तो लोग ये मतलब नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होने लगी लोगों में भी, कि अब हमें दबाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अब तीसरी बात है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, उसमें ये था कि सारे जो रीजनल न्यूज़पेपर छपते थे इंडिया में, उन सबको बैन कर दिया गया था सरकार के द्वारा। ये बैन इसलिए किया गया था कि लोग अवेयर ना हो पाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के फंक्शन से। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया था और इसके चलते लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी कि सरकार केवल अपने देश की भाषा को प्रमोट कर रही है, हमारे देश की भाषा को प्रमोट नहीं कर रही है। तो ये सारे कारण रहे हैं जो मतलब नेशनलिज्म की भावना को उत्पन्न करने के। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बेसिकली इस चैप्टर में हमें दो ही चीज़ पढ़ना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने का जो जो कारण थे पहले वो देखते हैं। ठीक है, सिचुएशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये कब हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक। ओके, इसमें क्या हुआ था, डिफेंस एक्सपेंडिट्यूर को बढ़ा दिया गया था। डिफेंस एक्सपेंडिट्यूर को बढ़ा दिया गया था। ये क्यों किया गया था ये जानते हैं। हम तो इंडियंस हैं, तो इंडिया तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन ब्रिटेन था। तो इसलिए हम लोग उसकी कॉलोनी हुआ करते थे, तो हम लोगों पर भी प्रभाव पड़ा, तो डिफेंस का खर्चा बढ़ा दिया गया। दूसरी बात, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और तीसरी बात, कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया था। कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया था। अब कस्टम ड्यूटी क्या होता है ये देखते हैं। कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क, जो हमारे बॉर्डर पर टैक्स लगते हैं, जैसे इंपोर्ट पर एक्सपोर्ट पर, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, उसको भी बढ़ा दिया गया था। तो उसके चलते जो प्राइस थे वो 1913 में, वो इस समय 1919 में वो डबल हो गए थे। मान लीजिए 1913 में किसी प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपये हो, तो 1919 में वो 10 रुपये हो गया है। ठीक है, यही था सिचुएशन। इसके चलते लोगों में बहुत दिक्कतें आ रही थी लोगों को, कि वो अपना खर्च नहीं निकाल पा रहे थे महंगाई की वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब क्या हुआ आगे। अब हुआ ये कि जब ये चल रहा था सारी सिचुएशन, तभी एक एपिडेमिक आया हुआ था। एपिडेमिक प्लेग नामक, प्लेग एक बीमारी है। जैसे कि हम लोग ने देखा कि 2019 में एक कोविड-19 नामक वायरस आया हुआ था, कोविड-19 नामक वायरस आया हुआ था। ठीक है, तो उसी प्रकार उस समय 1919 में एक प्लेग नामक एपिडेमिक आया हुआ था। उसने करीब 12 से लेकर 13 मिलियन पीपल को मौत की घाट उतार दिया था। ठीक है, इतने लोग मारे गए थे। ठीक है, अब उसी समय एक और दुविधा आ पड़ी थी हमारे भारतवासियों के ऊपर, वो थी फेमाइन यानी कि भुखमरी से लोग बहुत मारे गए, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, क्योंकि क्रॉप फेल हो गया था। तो किसान बहुत परेशान थे।
तो ये तो बहुत परेशानी की बात हुई हमारे देश के लिए उस समय कि लोगों को तो एक तो डबल खर्च देना पड़ रहा है हर एक प्रोडक्ट पर, और ऊपर से ये भुखमरी की टेंशन, ठीक है। अब उसी के साथ गांधी जी आए इंडिया में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रह सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ओके। सत्य मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है गांधी जी का, जो उन्होंने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में चलाया था, अपार्थेड के खिलाफ। अपार्थेड अपार्थेड के खिलाफ। अपार्थेड मतलब होता है रंगभेद, यानी कि रंगभेद के खिलाफ उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया था और वहां पे विनर बने थे, ठीक है। तो ये सबसे पहले सत्याग्रह हुआ था चंपारण। चंपारण जो इस समय बिहार में है, ये हुआ था 1916 में, ठीक है। 1916 में उन्हें उन्हों वहाँ पे क्या हुआ था, जो लैंडलॉर्ड थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो पीसेंट को कह रही थी कि आप इंडिगो को प्लांट कीजिए, इंडिगो प्लांटेशन को बढ़ावा दीजिए, ठीक है। लेकिन ये इंडिगो प्लांटेशन से होता ही क्या था कि आप अगर मान लीजिए यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो क्या हुआ, आप यहाँ पे इतनी लैंड पार्ट पर इंडिगो बो दिए, ठीक है। तो अब ये आपका लैंड पार्ट फर्टिलिटी खो बैठेगा। तो किसानों को प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये हर साल अलग अलग जगह पर करें तो उनकी पूरी लैंड पार्ट खराब हो जाएगा। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। तो वहाँ चंपारण के एक लीडर जिनका नाम था राम कुमार शुक्ल। राम कुमार शुक्ल राम कुमार शुक्ल ओके। ये जो थे, इन्होंने गांधी जी को कॉल किया कि आइए और यहाँ पे देखिए क्या क्या सिचुएशंस हैं, तो उसके बाद से आप स्टेप्स लीजिएगा, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ पे आए 1916 में। जब गांधी जी यहाँ पे 1916 में आए चंपारण में, जब चंपारण में वो आए तो वहाँ पे एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया कि आप लोग ये इंडिगो प्लांटेशन को छोड़ दीजिए, और सरकार से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उससे उसे मना कर दीजिए कि हम नहीं बोएंगे तो नहीं बोएंगे बस। तो फाइनली ऐसा ही हो रहा था। तो जो किसान थे वो भी ऐसे ही कर रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय लोगों से बहुत नाराज थी, लेकिन फाइनली ये लोग तुर्क के साथ थे। तो ये मतलब मानना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो किसान खुश हो गए, ठीक है। किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरा सत्याग्रह हुआ था खेड़ा में। खेड़ा 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 एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का? गुजरात का। ये हुआ था यहाँ पे 1917 में, ओके। 1917 में खेड़ा में हुआ था। और खेड़ा में क्या हो रहा था, जैसे कि आप लोग जानते हैं एपिडेमिक आया हुआ था उस समय। तो उस समय पहली तो फसल खराब हो गई थी, फेमाइन के चलते डिस्ट्रॉय हो गया था पूरा। लोगों को खाने के लिए भी नहीं था पैसा ये लोग खा पाए, ठीक है। तो वहाँ पे टैक्स को बढ़ाया गया था, और किसान इस स्थिति में नहीं थे कि टैक्स को वो पे कर पाए। टैक्स को जब पे नहीं कर पाएंगे तो वो उनके लिए पीड़ा ही थी, ठीक है। तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने गांधी जी का सहारा लिया। वो पहले जानते थे कि गांधी जी पहले ही चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन करके आए हैं, तो उन्हें बुलाते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। तो गांधी जी फिर यहाँ पे आए खेड़ा में, गुजरात में। तो वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया और फिर वहाँ पे फाइनली विनर बन गए। तो यहाँ पे भी इन किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तीसरा सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद में। गुजरात अहमदाबाद गुजरात। ये कब हुआ था? 1918 में, ओके। 1918 में यहाँ पे क्या था, जो जो कॉटन मिल वर्कर थे, वो मतलब हायर वेजेस के लिए डिमांड कर रहे थे। और ये सही भी था, क्योंकि वर्कर्स को, जो कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने बोला था कि हम कंपनसेशन देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो इसके विरोध में जो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया था, ये था अहमदाबाद सत्याग्रह। और फाइनली वहाँ पे वो विनर बन गए और कंपनसेशन कॉटन मिल वर्कर को मिल गई, ठीक है। ये रहा सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट, जो गांधी जी ने पूरे देश में लगभग हर कोने में चलाया, ठीक है। अब आते हैं रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, ब्लैक बिल भी कहते हैं, ठीक है। ये ब्लैक बिल था क्यों, अब ये जानते हैं। रॉलेट एक्ट में ये था कि अगर भी इसमें मतलब पुलिस को पावर दी गई थी कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको सरकार विरोधी जो भी घटनाएं हो रही हैं समाज में, अगर आपको कोई भी क्लू मिलता है तो आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, और उस आदमी को
बिना किसी वारंट के वो किया जाएगा, ठीक है। और उसको कोई भी रियायतें नहीं दी जाएंगी, ठीक है। और 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और फिर ओके, तो ये था यहाँ पे रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट कैसे बना ये देखते हैं हम। रॉलेट एक्ट इंपीरियलिज्म पार्लियामेंट के थ्रू जो ब्रिटेन में है उसके थ्रू हरेली में पास किया गया। वो किसकी अध्यक्षता में किया गया? सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में किया गया। जो बहुत ही गलत काम था ये, ओके। और इससे पूरी इंडियन लोग, सिटीजन सारे इससे नाराज थे। अब देखते हैं इसके विरोध में क्या क्या हुआ। पहली बात है, इसके विरोध में सारे लोग हड़ताल करने लगे, नेशन वाइड हड़ताल करने लगे। एक हड़ताल बुलाई गई थी 6 अप्रैल 1919 को, एक नेशन वाइड हड़ताल को कॉल किया गया था, जो हुआ भी। तो उस समय जो सैफुद्दीन किचनू एंड सत्यपाल मलिक, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया अमृतसर में, ठीक है। उन दोनों, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और गांधी जी को उसी दिन हरियाणा के पास पलवाल में अरेस्ट किया गया था। और इसके विरोध में लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई थी 13 अप्रैल 1919, ठीक है। यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में, ओके। जो मीटिंग थी वो करीबन शाम को बुलाई गई थी और सुबह में भी, ठीक है। तो वहाँ पे उस दिन एक बैसाखी नामक त्यौहार हुआ करता था, जो उसमें हजारों लोग वहाँ पर मनाने आए थे। और उसमें कुछ लीडर्स भी थे जो मतलब पीसफुली प्रोटेस्टर्स थे, ठीक है। तो वहाँ पे उन लोगों को मालूम नहीं था कि वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो चुका है, ठीक है। तो लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पे मार्शल लॉ लागू है। तो वहाँ के जो जनरल थे, जनरल डायर वहाँ पे ट्रुप्स के साथ, अपने आर्मी के साथ आए और जितने लोग वहाँ पर थे उनको बिना मौका दिए सबको गोलियों से भूंद दिया, जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हुई। और लगभग उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3000 लोग मारे गए थे, 3000। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती रह गई कि केवल 300 लोग मरे हैं और एक मामूली सी एक्सीडेंट है केवल। लेकिन असल में इसकी रिपोर्ट कभी पब्लिश ही नहीं की गई कि ये कितनी लोगों की जान गई इसमें। और ये एक बहुत बड़ा हत्याकांड था जो इंडियंस ने देखा। और इसके विरोध में बहुत सारे लोग रोड पर चले आए, बहुत जगह बमबारी की गई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको एक तुच्छ घटना मान रही थी, तुच्छ घटना। जो इतने लोगों की हत्या की गई थी, ये तुच्छ घटना नहीं हो सकती। जो जनरल डायर था वो इसलिए मतलब वो लोगों को मारा था कि लोगों में एक डर पैदा हो जाए, और इसलिए उसने यही सब किया। लेकिन ये सब धरा का धरा रह गया जब गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि वो एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। सो हम इसके पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, अपने अगले वीडियो में, हम इसे अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।